पीएम मोदी आज सुबह 10:15 पर वडोदरा एयरपोर्ट पहुंचे। हजारों महिलाओं ने उनका स्वागत किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी ने पहली बार गुजरात विजिट किया है। एनएसए अजीत डोभाल आज से 3 दिवसीय रूस दौरे पर जा रहे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर, बेंगलुरु दक्षिण सांसद तेजस्वी सूर्या और भारत की सभी पार्टी संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने गुयाना के उपराष्ट्रपति भारत जगदेव से मुलाकात की और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। इस बैठक में भारत के पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता के रुख को प्रमुखता से रखा गया। उपराष्ट्रपति जगदेव ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की और भारत के ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया। इस बैठक में भारत और गुयाना के बीच अवसंरचना, ऊर्जा, फिनटेक और कृषि जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की गई। गुयाना के तेल के नए भंडार मिलने और 30% की तेज वृद्धि के बीच भारत के व्यापार के लिए अवसरों की भी बात की गई। तेजस्वी सूर्या ने टेक्सिला अमेरिकन विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करते हुए भारत के आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता के सिद्धांत के बारे में बात की। उन्होंने पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत के संघर्ष को भी रेखांकित किया और कहा कि दुनिया को राज्य प्रायोजित आतंकवाद का विरोध करना चाहिए और शांति बनाए रखनी चाहिए। यह पहल भारत सरकार के आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने और पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए की गई है। अंडमान सागर से ब्रह्मोस के विस्तारित रेंज एक्सटेंडेड रेंज संस्करण का परीक्षण किया गया, जिसमें इसने बिना वॉरहेड के वर्टिकल स्ट्रिप डाइव मोड में लक्ष्य को सटीकता से भेदा। यह क्षमता इसे पहाड़ी इलाकों और छिपे हुए ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम बनाती है। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। हाल ही में भारत ने जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उपलब्धि हासिल की है। यह जानकारी वर्ल्ड बैंक, IMF और प्रमुख आर्थिक एजेंसियों द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर सामने आई है। कौन कौन सी अर्थव्यवस्थाएं अभी टॉप 5 में हैं? नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 जर्मनी, नंबर 4 भारत, नंबर 5 जापान। भारत का GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद 2025 की शुरुआत में लगभग 3.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। इससे भारत अब GDP के हिसाब से जापान से आगे निकल गया है। जापान की अर्थव्यवस्था लगभग 3.85 ट्रिलियन डॉलर की है। भारत की अर्थव्यवस्था 3.9 ट्रिलियन डॉलर और तेजी से बढ़ती हुई जा रही है। भारत की तरक्की के पीछे मुख्य कारण इंफ्रास्ट्रक्चर में तेज निवेश, सड़कें, रेल, बंदरगाह, एयरपोर्ट जैसे क्षेत्रों में भारी निवेश, स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी का उभार। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। उद्योगों और विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ोतरी, मेक इन इंडिया और PLI योजनाएं इसमें अहम साबित हुई हैं। देश की युवा आबादी और डिजिटल इंडिया अभियान से मांग में भारी इजाफा हुआ है। MSP, PM किसान योजना और तकनीक के उपयोग से वृद्धि, RBI और वित्त मंत्रालय की सटीक नीतियां। भारत न अब केवल एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, बल्कि वैश्विक मंच पर भी उसकी रणनीतिक भूमिका बढ़ रही है। G20, ब्रिक्स, SCO जैसे संगठनों में भारत की भागीदारी और नेतृत्व लगातार मजबूत हो रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था का अगला लक्ष्य है 5 ट्रिलियन डॉलर क्लब में शामिल होना, जो कि 2027 से 28 तक संभव हो सकता है। भारतीय आर्थिक मॉडल अब सेवा, उत्पादन, नवाचार के संतुलन पर आधारित हो चुका है। यह आगे और भी मजबूत होगा। हालांकि यह उपलब्धि गौरवपूर्ण है, लेकिन चुनौतियां भी बहुत हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक निवेश, बेरोजगारी पर नियंत्रण, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संतुलित विकास, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा जरूरतों का समाधान। भारत की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना सिर्फ एक आर्थिक आंकड़ा नहीं, बल्कि देश की वैश्विक शक्ति और नेतृत्व की पुष्टि है। यह उपलब्धि देशवासियों की मेहनत, उद्यमशीलता और सरकार की नीतियों का सम्मिलित परिणाम है। भारतीय शेयर बाजार हरे निशान में खुले। निफ्टी 25,000 के पार। सेंसेक्स में 500 से ज्यादा अंकों की बढ़त। सेंसेक्स में 537 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार शुरू हुआ। निफ्टी 154 अंकों की तेजी के साथ खुला। प्रमुख लाभ पाने वाले स्टॉक्स पावर ग्रिड, NTPC, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, ICICI बैंक। सेक्टरल प्रदर्शन की बात करें तो टॉप सेक्टर में निफ्टी मेटल्स, फार्मा, बैंकिंग, ऑटो ये लगभग 0.7 की बढ़त हुई और IT और FMCG में 0.6% की बढ़त। वैश्विक कारक ये रहे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने EU पर प्रस्तावित 50% टैरिफ को 9 जुलाई तक टाल दिया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को राहत मिली। अमेरिकी बाजार बंद रहे।
जिससे वैश्विक दबाव फिलहाल टल गया। टैरिफ मुद्दों में अस्थायी राहत मिली है, लेकिन अगले 40 दिनों तक ऐसी घोषणाएं चलती रहेंगी। अंततः 10% टैरिफ संभव है। भारत की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की खबर से बाजार को मनोवैज्ञानिक बढ़त मिली है। आरबीआई द्वारा सरकार को 2.69 लाख करोड़ का डिविडेंड मिलना राजकोषीय घाटा घटाने में मदद करेगा। इससे मुद्रास्फीति और ब्याज दरों में गिरावट का रुझान बरकरार रहेगा। इस सप्ताह 200 से ज्यादा कंपनियां अपने त्रैमासिक नतीजे घोषित करेंगी। निवेशकों की नजरें मिड कैप और सेक्टर विशेष शेयरों पर रहेंगी। रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने हाल ही में घोषणा की कि वह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU में विक्टर वॉन डूम यानी डॉक्टर डूम के किरदार में वापसी कर रहे हैं। उन्होंने यह जानकारी द हॉलीवुड रिपोर्टर्स अवार्ड चैटर्स पॉडकास्ट में साझा की, जहां उन्होंने बताया कि मार्वल स्टूडियोज के प्रेसिडेंट केविन फीज ने उन्हें इस रोल के लिए कैसे अप्रोच किया। कैजुअल बातचीत से शुरू हुई एक बड़ी भूमिका। डॉनी ने बताया यह सब एक सामान्य बातचीत से शुरू हुआ। फीज ने उन्हें सुझाव दिया कि अगर वो MCU में वापस आएं तो डॉक्टर डूम के रूप में कैसा रहेगा। डॉनी ने इस पर अपनी चिंताओं को जाहिर किया। उन्होंने कहा कि उम्मीदों पर खरा उतरना और पहले जैसी सफलता दोहराना आसान नहीं है। फिर फीज से बात करने के बाद डॉनी ने डिज्नी के CEO बॉब इगर से मुलाकात की। इगर ने इस विचार को लेकर उत्साह दिखाया और कहा, मुझे यह आइडिया पसंद है। फिज और डॉनी ने इमेजिनियरिंग कैंपस का दौरा किया, जहां डॉनी वहां हो रहे काम से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, जो कुछ भी वहां चल रहा है वहां मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। मार्वल से डॉनी का बहुत पुराना रिश्ता है। हालांकि टोनी स्टार्क का किरदार एवेंजर्स एंड गेम में समाप्त हो गया था, डॉनी मार्वल से जुड़े रहे। उन्होंने निर्देशक जॉन फेवरेल और रोसे ब्रदर्स के साथ लगातार सहयोग जारी रखा, जो MCU की आने वाली फिल्मों को डायरेक्ट करेंगे। डॉनी की डॉक्टर डूम के रूप में वापसी की आधिकारिक घोषणा सैन डिएगो कॉमिक कॉन में हुई। उन्होंने स्टेज पर अपने नए कैरेक्टर का मास्क दिखाते हुए कहा, नया मास्क वही काम, यार मुझे जटिल किरदार निभाना अच्छा लगता है। IPL 2025 के 67वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स CSK ने गुजरात टाइटंस GT को 83 रनों से हराकर सीजन का शानदार समापन किया। यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। CSK की ओर से डेवन कॉनवे ने 52 रन 34 गेंदों पर और डेवाल्ड ब्रेविस ने 57 रन मात्र 23 गेंद की तूफानी पारियां खेली। ब्रेविस की पारी में 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे, जिससे उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। गुजरात की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 18.3 ओवर में 147 रनों पर सिमट गई। CSK के गेंदबाज अंशुल कंबोज ने कप्तान शुभमन गिल को पहले ही ओवर में आउट किया, जबकि खलील अहमद ने जोस बटलर को पवेलियन भेजा। मैच के बाद MS धोनी ने अपने भविष्य को लेकर संकेत दिए कि यह उनका अंतिम IPL मैच हो सकता है। उन्होंने कहा, मैं यह नहीं कह रहा कि मैं वापस आऊंगा, जिससे उनके संन्यास की अटकलें तेज हो गई हैं। इस जीत के बावजूद CSK अंक तालिका में अंतिम स्थान पर रही। वहीं गुजरात टाइटंस की यह हार उनके टॉप 2 में पहुंचने की उम्मीदों को झटका दे सकती है। इस मुकाबले में CSK ने हर विभाग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए GT को करारी शिकस्त दी और सीजन का अंत गर्व के साथ किया। सनराइजर्स हैदराबाद के स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के पिता राजकुमार शर्मा ने पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि अभिषेक की सफलता में युवराज का अहम योगदान रहा है। राजकुमार शर्मा ने कहा, युवराज सिंह ने अभिषेक की सफलता में बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने उस पर कड़ी मेहनत की और अभिषेक ने भी पूरा समर्पण दिखाया। मैं अपने बेटे पर गर्व करता हूँ। यह खेल प्रदर्शन का खेल है, जो प्रदर्शन करता है वही आगे बढ़ता है। अभिषेक शर्मा की उपलब्धियां लगातार 2 IPL सीजन में 400 से ज्यादा रन उन्होंने बनाए हैं और दोनों ही में उनका स्ट्राइक रेट 180 से ज्यादा का था। उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ आखिरी मैच में इस मील के पत्थर को पार किया। IPL 2025 के 68वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद SRH ने अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स KKR को 110 रनों से हराकर सीजन का समापन शानदार अंदाज में किया। यह जीत KKR के लिए IPL इतिहास की सबसे बड़ी हार रही, जबकि SRH के लिए यह आत्मविश्वास बढ़ाने वाली जीत थी। SRH ने पहले धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 278 3 विकेट के नुकसान पर विशाल स्कोर खड़ा किया। हेनरिक क्लासन ने मात्र 37 गेंदों में शतक जड़कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। उनकी इस पारी में 7 चौके और 9 छक्के शामिल थे, जो IPL इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी सेंचुरी रही। लक्ष्य का पीछा करते हुए KKR की टीम 18.4 ओवर में 168 रनों पर सिमट गई। उनके बल्लेबाज SRH के गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाए और टीम को 110 रनों की करारी हार का सामना करना पड़ा, जो उनकी IPL इतिहास की सबसे बड़ी हार है।
इस जीत के साथ एसआरएच ने सीजन में 6 जीत हासिल कर अंक तालिका में छठा स्थान प्राप्त किया, जबकि केकेआर 5 जीत के साथ 8वें स्थान पर रहा। एसआरएच ने इस मुकाबले में हर विभाग में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। विशेषकर हेनरी क्लासेन की तेज तर्रार शतकीय पारी ने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। केकेआर के लिए यह मैच निराशाजनक रहा और उन्हें आगामी सीजन में अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।